नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार त्रिवेदी आज केवल 2 ही दिन के बाद हाजिर हूँ आप सबके साथ द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 98 लेकर के। और आज है 17 मई 2020। ठीक 1 साल पहले 17 मई को आप और हम सब रिकॉर्डिंग क्लब के चौथे कन्वेंशन के लिए एकत्रित हो चुके थे। कहाँ? आबू रोड, राजस्थान में, ब्रह्म कुमारी संस्थान में, जो कि विश्व भर में अपनी अद्वितीय पहचान बना चुका है। जी, तो दोस्तों, दरअसल वही बात कि मैंने बार बार कहा, काफ़ी सारे ऑडियो बीच में छूट गए, तो आज फिर हाजिर हूँ इसीलिए उस क्रम को पूरा करने के लिए। और अभी तो कोशिश मेरी ये है कि 20 तारीख तक हम 100 पर पहुँच जाएं। खैर, बात चल रही थी दोस्तों कि कन्वेंशन की तैयारियों के दौरान क्या क्या हुआ। कन्वेंशन की तैयारियां अपनी जगह साथ साथ चल रही थी, रजिस्ट्रेशंस हो रहे थे, और हम लोगों की जो छोटी सी टीम थी, योगेश भाई हों, अर्पण जी हों, मैं, भानु, आमतौर पर हम लोग तीनों चारों लोग साथ होते थे। आमतौर पर, कभी कभी नहीं भी होते थे, लेकिन आमतौर पर हम लोग साथ होते थे। चाहे पुष्कर जाना हो और पुष्कर जाने के बाद कहीं और जाना हो, किसी को इनवाइट करने जाना हो, या कहीं पर सहायता के लिए जाना हो, सहयोग के लिए जाना हो। तो इसी दौरान एक विचार ये आया कि भाई कुछ कार्ड्स छपवा लिए जाए, थोड़े बहुत ही सही, 20, 25, 30 करीब, ताकि अगर हम किसी को बताते हैं या देते हैं तो अच्छा लगता है, उससे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। और जो ड्राफ्ट अली ने तैयार किया था ऑलरेडी, वो भी अपने आप में बहुत अच्छा था, तो उसका इंग्लिश और हिंदी वर्जन दोनों करके और उसको प्रिंट करवा लिया गया। कुछ तो कार्ड छपवा लिए, कुछ पेपर प्रिंट करवा लिए, ताकि ऐसे साथी हमारे जिन्हें हम केवल पेपर देकर भी कार्य कर सकते हैं, तो उसमें उनका उपयोग किया गया। यानी जहाँ कार्ड देना ज़रूरी नहीं हो, वहाँ पे वो प्रिंट पेपर भी हम लोग दे देते थे। तो जब बात चल रही है कि भाई सब कुछ यूनिक करना है, पहला कार्यक्रम है, तो बहुत ऊर्जा भी लगानी पड़ी निश्चित रूप से। आउटपुट क्या आएगा ये पता नहीं था। ऐसे ही विचार ये आया कि जहाँ जहाँ हम लोग पहुँच सकते हैं, जिनको अप्रोच कर सकते हैं, जिनको हम लोग इनवाइट कर सकते हैं, वहाँ जाकर के हम स्वयं इनवाइट करें कि कार्यक्रम है और उसकी रूपरेखा आप जानते ही हैं। आपकी भूमिका के बारे में आपको पहले से बता दिया गया है। अब औपचारिक तौर पर हम इनविटेशन के लिए आए हैं। ऐसे ही हम एक दरवाजे पर पहुँचे, नाम नहीं लूँगा। वहाँ पर जाने के बाद बहुत देर बाद दरवाज़ा खुला और आवाज़ आई कि भाई कौन है, आइए ज़रा। गए हम लोगों ने औपचारिक बातचीत की, परिचय दिया, सबने अपना अपना बताया और संबंधित व्यक्ति पहचान भी गए। तो यही हुआ कि हाँ ठीक है, दे दीजिए, आप जो भी लेटर या कार्ड जो भी देने आए हैं दे दीजिए। 1-2 मिनट तक ऐसे ही, अच्छा आप वो हैं, अच्छा आप वो हैं, अच्छा आप वो हैं, ऐसे करके
समय निकला और उनकी भूमिका पहले से ही उनको बता दी गई थी फ़ोन पर, लेकिन बावजूद उसके उन सज्जन ने बैठने तक के लिए कहना उचित नहीं समझा। पता नहीं सज्जन कैसे बोल गया मैं, खैर कोई बात नहीं। तो बहरहाल ये एक ऐसा अनुभव था जो आज तक मेरे साथ जुड़ा हुआ है, जो कि इतने सारे कार्यक्रम करवाने के बावजूद कभी हुआ नहीं ऐसा अनुभव। हमेशा अच्छा ही अच्छा अनुभव हुआ है। और यहाँ पर दुख मुझे इस बात का भी था कि मेरे साथ कुछ और साथी भी थे। मेरा नहीं तो कम से कम मुझे उनके सम्मान की चिंता थी, लेकिन जो हुआ उसको मैं बदल नहीं सकता था। आहत तो हुआ, आज भी हूँ, लेकिन अब दुखी नहीं होता उन सब बातों को सोच करके। ठीक है, जिसका जैसा कर्म, मैंने अपना काम किया, उन्होंने अपना काम किया। मुझे जो ठीक लगा वो मैंने किया, उन्हें जो ठीक लगा वो उन्होंने किया। हो सकता है कि कोई मजबूरी रही हो, कोई ऐसी मर्यादा रही हो, या मन में कोई किसी बात को लेकर के कड़वाहट भी हो सकता है हो। और खैर वो सब बातें मैं तो जानता ही हूँ, लेकिन उनका उल्लेख करना ठीक नहीं है। लेकिन जब बात आती है कि हमें किसी से तुलना नहीं करनी चाहिए। हमारे जीवन में जब तक सामर्थ्य था हमने सब कुछ किया। अब कोई और कर रहा है, अगर युवा है, अगर वो विद्यार्थी की श्रेणी में भी अगर आता है, तो उससे ईर्ष्या भाव या मन में किसी तरह की जलन, चुभन, परेशानी मेरे ख्याल से नहीं रखनी चाहिए, लेकिन रखी गई, कोई बात नहीं। बहरहाल इसका परिणाम क्या हुआ ये मैं आगे बताऊंगा। ये मेरा दूसरा प्रयास था। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि चीज़ों को ठीक किया जाए, लेकिन नहीं हो पाई। यहाँ तक कि बहुत ही अच्छे तरीके से चीज़ें सजाई गई थी, प्लान किया गया था कि भाई इस तरह से हमें सम्मान करना है इस व्यक्ति का, लेकिन हम लोग सम्मान नहीं कर पाए और सामने वाला सम्मान नहीं ले पाया। और ये कितना बड़ा सम्मान कि सबसे पहले हम इनवाइट ऐसे ही किसी व्यक्ति को करने गए जहाँ पे मुझे कम से कम उम्मीद थी कि होगा क्या। बहरहाल दोस्तों, जब इस तरह से हम लोग भटक रहे थे, माथापच्ची कर रहे थे, तो आज मैंने सोचा कि ऐसी ही सब घटनाओं के बारे में आपको बताया जाए। हम जब भी पुष्कर जाते तो रास्ते में ही हमारी मीटिंग एक तरह से हो जाती थी, प्लानिंग हो जाती थी कि अभी क्या कमियां हैं, अभी क्या कमी है, अभी क्या होना है, क्या नहीं। अच्छा, पैसा कहीं हमें देना पड़ नहीं रहा था। दरअसल सब जगह यही था कि चलिए ठीक है, कार्यक्रम तो है ही। वहाँ पे आश्रम मिल गया था तो आश्रम वाले बोल देते थे कि भाई हमारे यहाँ कार्यक्रम है, हमारी गारंटी है। तो टेंट वाला, माइक वाला, सब्जी वाला, हलवाई वाला, ये वो जो भी है, वो कोई मतलब हलवाई जो था वो किसी ने कुछ ऐसी डिमांड नहीं की, सब जगह तय हो गया। हलवाई से जब बात हुई तो 7,000 रुपये में उसने 3 दिन मतलब एक तरह से 5-6 टाइम का जो खाना, नाश्ता वगैरह, चाय वाय सब उसमें वो राज़ी हो गया, तकरीबन 100-150 लोगों के हिसाब से। और ऐसे ही करीबन टेंट वाला जो है 12-12,500 रुपये में तय हुआ था। ठीक से अब मुझे याद भी नहीं है। माइक वाला यही कहीं 2-2,500 रुपये में एग्री कर गया। तो जो रूम मैंने बताए थे प्रेम प्रकाश आश्रम के, जो थोड़े से अच्छे रूम थे, 2 जो डबल बेड के हिसाब से, तो वो भी करीबन 250 रुपये के हिसाब से 8-10 हज़ार। अच्छा, यहाँ पर एक बात मैं बताना भूल गया था आपको दोस्तों। एक बहुत ही युवा साथी हैं हमारे नन्हे से,
उनका नाम है पार्थ सांघी और उनके पिताजी हैं मिस्टर पंकज सांघी, अजमेर से ही हैं। तो वो प्रेम प्रकाश आश्रम में हमारी बातचीत करवाने में उनका बड़ा योगदान था। वो हमारे साथ गए थे एक बार पुष्कर और प्रेम प्रकाश आश्रम में उनकी कुछ पहचान थी और बड़ी मुश्किल से हालांकि वो पहचान निकली थी, लेकिन उनकी पहचान से हमें वहाँ पर सफलता मिली और जो कमरा तकरीबन 600 रुपये का था वो 250 रुपये में मिल गया था हमको, विद अटैच लेट बाथ, बेड और एसी रूम। ये बात बता रहा हूँ मैं आपको फरवरी 2017 की। तो सांगी साहब बिजनेसमैन है, काफ़ी व्यस्त रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो हमारे साथ चले थे। और पार्थ जो है वो बच्चा दृष्टिबाधित है और वो केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 GC1 अजमेर में अभी अध्ययनरत हैं सामान्य बच्चों के साथ। 6th या 7th में शायद वो होंगे। तो ऐसी ही अनेक यादें जुड़ी हुई हैं दोस्तों इस कार्यक्रम से। जिसने जैसा बताया, जो बताया हमने वैसा वैसा किया। जैसा कि मैंने बताया, पुष्कर जब हम जाते थे तो कई बार ये आता था, यार अभी ब्रेकफास्ट की व्यवस्था नहीं हुई है, अभी मतलब कुछ फ्रूट्स वगैरह भी होने चाहिए साथ में कार्यक्रम में, वो भी चलते रहें। और पुष्कर चूँकि धार्मिक नगरी है, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े संगठन हैं, तो हमें लगा कहीं ना कहीं से हमें और मदद भी मिल सकती है, क्योंकि हमारे पास कैश के रूप में कुछ भी नहीं था। हमें ये नहीं पता था कि रजिस्ट्रेशन से क्या मिलेगा या सहायता के तौर पे, सहयोग के तौर पे हमें क्या मिलेगा, कुछ नहीं पता था, क्योंकि हमने रजिस्ट्रेशन फ़ीस कितनी रखी थी, 100 रुपीज़। साथियों के लिए आह्वान किया था कि अगर रिकॉर्डिंग क्लब को आप सालाना मदद देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। और उसमें भी हमने बहुत ज़्यादा नहीं, 250-300 रुपये के लिए ही, 300 रुपये शायद मुझे याद आता है, कहा था, जिसमें 10-12 साथी ऐसे थे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन फ़ीस के अलावा अपनी ईयरली मेंबरशिप भी दी और उससे कुछ ज़्यादा 100-200 रुपये या किसी ने कुछ ऐसे अलग दिए थे। और कुछ साथी ऐसे थे जिनकी वजह से ये कन्वेंशन सफल हुआ, वो तो मैं आगे बताऊंगा। तो सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। हम जब पुष्कर जाते, जैसा कि मैंने बताया, कहीं योगेश भाई की पहचान थी, कहीं अर्पण जी की पहचान थी। तो ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए कि कभी कभी ऐसा लगता था जैसे कि हम कहीं हरिद्वार में घूम रहे हैं, क्योंकि हम आश्रमों से संपर्क कर रहे थे कि भाई हमारे साथियों का एक बहुत बड़ा आयोजन है, कॉन्फ्रेंस है, और उसके लिए यहाँ से अगर कुछ सहयोग हमें प्राप्त हो सके। तो बड़े अजीब अनुभव हुए। बहरहाल उसका निष्कर्ष ये रहा कि सहयोग कहीं से प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन अनुभव इतना हुआ कि जो करना चाहिए वो अपने बल पर करना चाहिए। तो आखिरकार मैं और अर्पण जी यही सोच करके बैठे थे कि चाहे जेब से लगाना पड़े, लेकिन कार्यक्रम तो करके रहेंगे, कुछ भी हो। और एक विशेष बात ये रही दोस्तों कि कुछ साथियों ने इस बात की तारीफ की कि नोटबंदी उस दौरान हो गई थी पहले ही, आप सबको याद होगा, नवंबर में 2016 में, और ज़्यादातर संगठनों के कार्यक्रम रद्द हो रहे थे जिनकी डेट फिक्स हो गई थी। ऐसे ऐसे प्रोग्राम भी रद्द हो रहे थे। अगर जिनको याद हो वो दिमाग पे जोरदार डाल के याद कीजिएगा। उस दौरान वो समय था जब अच्छे अच्छे प्रोग्राम पहले से जो तय तारीख पर थे वो नहीं हो पाए, या तो कोई संगीत प्रतियोगिता या कोई और आयोजन, ऐसे ऐसे कार्यक्रम जो कभी नहीं रुकते थे, लेकिन वो नोटबंदी की वजह से, और कारण यही बताया गया। लेकिन लोगों ने ये तारीफ़ की कि भाई रिकॉर्डिंग अजमेर ग्रुप कार्यक्रम कर रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि वो तो हम जानते थे कि हम लोगों ने एक तरह का रिस्क ही लिया था कि बस करना, हमारे हाथ में क्या था, धर्मशाला जो आश्रम था, जो एक तरह से गेस्ट हाउस कह सकते हैं, क्योंकि बनावट बहुत अच्छी थी उसकी, तो वो हमें मिल चुका था। और तब तक यही था कि भाई जो आपको देना है दे देना, और राशन एक तरह से हमें उपलब्ध करवा दिया गया था उन संस्था की तरफ से, प्रेम जो हिंगोरानी जी थे उनकी तरफ से।
तो ये चीज़ हमारे पास थी, बाकी सब कुछ हमें कैश करना था। लेकिन ऐसे ही हम जब अजमेर आते जब अजमेर हम आते थे तो कोई कहता कि भाई वो व्यक्ति हैं जो मदद कर सकते हैं, वहाँ जाते। कोई कहता है कि भाई इसमें आपको वो व्यक्ति सहयोग कर सकते हैं, या ये इंडस्ट्रीज़ जैसे तोशनीवाल इंडस्ट्रीज़ है हमारे यहाँ, वो कर सकते हैं। लेकिन दुख का विषय ये है कि कहीं से भी कोई बहुत ही अच्छा अनुभव नहीं हुआ। इनफैक्ट कोई, क्योंकि ना तो हमारे पास किसी तरह की कोई रसीद बुक, जबकि मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि एक संगठनों की जो आमतौर पर जो चीज़ें पहचान होती हैं उनमें से कोई दस्तावेज हमारे पास नहीं था। ना तो बैनर, ना कोई रजिस्ट्रेशन, ना कोई रसीद बुक, ना पुराना कोई ट्रैक रिकॉर्ड, कुछ भी नहीं था। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन कुछ भी नहीं था हमारे पास। तो ये सब ऐसी बातें हैं जो संगठनों की आमतौर पर पहचान होती हैं चीज़ें। संगठन मतलब ये सब चीज़ें। लेकिन हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं था। बस हमें तो पता नहीं ये जुनून था कि कार्यक्रम करना है, चाहे कुछ भी हो जाए बस। और एक व्हाट्सएप ग्रुप कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, ये एक जुनून था। आमतौर पर ये होता था कि संगठन पहले बनता है, व्हाट्सएप ग्रुप बाद में बनता है। हमारे यहाँ ये था कि संगठन बाद में बना, व्हाट्सएप ग्रुप पहले बना। तो यही सारी बातें अपने आप को दुनिया में अलग समझने के लिए काफ़ी थी। अब दुनिया समझे ना समझे वो अलग बात है, हम लोगों ने तो समझ लिया था। और जब अच्छी नीयत से, साफ नीयत से और सही सोच से कोई काम किया जाता है तो फिर पूरी कायनात आपके साथ लग जाती है। हमेशा मैं तो एक बात मान के चलता हूँ, प्लानिंग, प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन, ये तीनों ही मामलों में कभी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। प्लानिंग हो ही जाती थी, ज़्यादा लोगों की टीम थी नहीं, इसलिए कोई दिक्कत आती नहीं थी। आमतौर पर मैं, अर्पण जी और कभी कभी योगेश भाई, हम लोग चर्चा कर लिया करते थे। और भौतिक मुआयने के लिए या बाकी बाहरी वातावरण को बताने के लिए हमारे साथ भानु हुआ करते थे। तो ये कुछ ऐसी बातें थी जो हमारे साथ आज भी हैं, कल भी थी। जब पुष्कर में हम जाते थे तो कहीं कहीं तो ऐसा लगता था कि जैसे पता नहीं यहाँ से, मतलब किसी किसी आश्रम में तो ऐसा अनुभव भी हुआ, इतना सुनसान और एकदम जो आजकल, उसके बाद में कई बार टीवी में जब सुना कई चीज़ों के बारे में, तो रहस्यमयी दुनिया, पता नहीं कौन बोल रहा है, कौन बाहर निकल कर के आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है। तो ये अजीब अजीब सी चीज़ें होती थी। जब कई जगह औपचारिकताओं में भी पढ़ना पड़ता था। बहरहाल जब भी जाते थे तो छगन भाई की मस्त वाली चाय ज़रूर पी कर के आते थे। वो चाय तो आज भी याद है, क्योंकि हम सब चाय के शौकीन थे। एक ऐसा अनुभव हुआ दोस्तों इस पूरी यात्रा के दौरान, और जो अनुभव आज तक मेरे साथ है। दिसंबर 2016 में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ ऐसा हुआ था कि लोगों ने किसी एक व्यक्ति के प्रति एफआईआर तक दर्ज कराने की बातें कर दी थी, पुलिस कार्रवाई की बातें करना शुरू कर दिया था। लेकिन इस कन्वेंशन में वही व्यक्ति हमारा सबसे बड़ा सहयोगी निकला, और वो आज तक भी है। आप सोच रहे होंगे कि ये माजरा क्या है। आश्चर्य मुझे भी होता है जब मैं सोचता हूँ, लेकिन इसके लिए आपको अगले अंक का इंतज़ार करना पड़ेगा। आज के लिए तो मुझे अनुमति दीजिए, और खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, सुरक्षित रहिए। और लॉकडाउन और बढ़ गया है 14 दिन के लिए, यानी अभी हम लोग थोड़ा वक्त और दे सकते हैं एक दूसरे को। तो बस ऐसे ही दुआओं में याद रखिएगा। धन्यवाद।